वैसे लॉजिकली अगर बात सोचो, आपके पास एक प्रैक्टिस के लिए बुक दी होगी ना, उसमें कितने क्वेश्चन हैं? बहुत सारे हैं। क्या सारे कर सकते हो? नहीं कर सकते। और टीचर कहीं से भी डाल सकता है। तो सबसे बेस्ट वे क्या है इस चीज़ से है, अगर आप कंसेप्ट जितना ज़्यादा प्योर कर लेते हो अपना, ठीक है ना, उतने ही क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लो, बाकी उसके सिमिलर होंगे। आप एक ना हैबिट डेवलप कर लो कि नए क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सोल्व करने की। 12th में भी दिक्कत नहीं आएगी, बुक 12th में इससे भी मोटी हो जाएंगी बेटा, ठीक है ना, आप इससे भी पतले हो जाओगे, ठीक है ना, टेंशन आ जाती है ना। तो अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझते हो, टेस्ट में जो क्वेश्चन आता है वो तो ठीक करने करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। 11th क्लास है, स्कूल में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर नंबर जाइए, टेस्ट में कर लिया करो। यहाँ पर नए क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। जब आप नए क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, फिर वो बुक वाले बेटा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, ठीक है ना। तो कंसेप्ट्स के ऊपर काम करो। अगर आप वो 10th में होता था ना, याद कर लिए, चलो इतने से क्वेश्चन हैं सारे कर लिए, ठीक है ना, जिसने याद करने उसने सारे याद कर लिए, जिसने वैसे करने थे उसने सारे वैसे कर लिए। अब 11th में दिक्कत है, ना तो सारे याद हो सकते, ना सारे वैसे हो सकते हैं। तो वहाँ पर अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा चल रही थी हमारी। क्या थी पोटेंशियल एनर्जी? किस चीज़ के अंदर ना स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है ना, स्टोर्ड एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और स्टोर एनर्जी, जैसे मान लो ना, यहाँ से एक बैलून लेते हैं ये वाली, तो इसमें के अंदर हवा भरते हैं, बताना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी। अब बताओ, क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? कैसे पता चला? शेप तो चलो चेंज होगी। वैसे तो मैं बाहर से ना पॉलीथीन ले आता हूँ, पॉलीथीन को भी ऐसे थोड़ा सा चौड़ा करके आगे से पकड़ देता हूँ, वो भी फूला हुआ है। क्या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? उस पॉलीथीन के अंदर एक पॉलीथीन ले लिया मैंने, ऐसे उसको फुलाकर, ठीक है ना, थोड़ा सा, और ऊपर से ऐसे पकड़ लिया, उसके अंदर भी थोड़ी सी हवा ट्रैप है ना। ऐसे कई बार ऐसे मारते भी हैं फटाक से, तो आवाज़ भी आती है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? इसकी बेटा जो ये सरफेस है ना, स्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच है ना ये वाला, और इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, आपने ना न्यूटन के थर्ड लॉ में भी किया होगा, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये इसको छोड़ते हैं तो ये मूव करेगा। इसके अंदर की जो हवा है वो बाहर वाली हवा के ऊपर फोर्स लगाएगी, और वो हवा इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। लेकिन वो इसके अंदर वाली हवा को बाहर भेज कौन रहा है? जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, क्योंकि ये स्ट्रेच्ड है बेटा। और जैसे इसको छोड़ेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मोशन में आ गया। इस लेकिन अगर मैंने पॉलीथीन पकड़ा होता, हवा उसके भी अंदर भी है, कई बार हम ऐसे फुलाकर ऐसे मारते हैं ना, तो हवा उसके अंदर भी है, उसको छोड़ोगे नहीं होगा कुछ, क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा एक स्टोर्ड एनर्जी है। तो कुछ बातें थी लास्ट लेक्चर में की थी बेटा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले बेटा ये क्या है? स्टोर्ड एनर्जी। और दूसरी बात बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हम किसकी बता सकते हैं? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती हैं? वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स की ही निकाल सकते।
दूसरी बात बेटा, ये पहली बात होगी आपकी, ये दूसरी। तीसरी क्या है, असल में फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। आप ये नहीं बता सकते किसी बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, आप बस ये बता सकते हो कितना चेंज हुआ है। एक एग्जाम्पल था कि मान लो ना आपके पास एक टप है बेटा, ये वाला, ठीक है ना, और इसके अंदर वाटर डला हुआ है, इसके अंदर वाटर है, और वाटर मान लो यहाँ तक है, और वाटर आप मान लो कलर्ड है, उसके अंदर चीज़ क्या डली हुई आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। आपने इसके अंदर कुछ चीज़ डाल दी, कॉइन डाल दिए या कोई छोटा सा क्यूब डाल दिया, क्यूब मतलब क्यूबॉइड शेप का कुछ भी, ठीक है ना, छोटे छोटे पीस डाल दिया आपने इसके अंदर। क्योंकि ये कलर्ड है तो आपको दिखेगा नहीं इसके अंदर कितने पीस डाले हुए, नहीं दिखेगा ना, तो मतलब ये पीस तो समझो भी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं बता सकते। अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी कि एक क्यूब डालने पर स्माइली वाटर जो है अप हो जाते हैं, या स्माइली लेवल अप हो जाता है। ये स्माइली कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 1.2 कुछ भी हो सकता है। तो एक पीस से बेटा इतना जो लीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। पानी में कुछ चीज़ डालते हो तो बेटा वो पानी ऊपर आता है, ये इन्फॉर्मेशन पता है। इसके अंदर कितने डाले हुए हैं, क्योंकि आपको बेटा रंग बिरंगा पानी है तो आप देख नहीं सकते। अब हाँ, आपने इसके अंदर कितने डाले ये यहाँ से आइडिया लगा सकते भी, एक से इतना पानी अप होता है, आपने 10-15 डाल दिए, पानी कितना अप हुआ, वाटर का लेवल कितना अप हुआ, तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो भी कितना चेंज हुआ। उसके अंदर पहले से कितने हैं आप नहीं बता पाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बॉडी के पास नहीं बता सकते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम बता सकते। तो ये यहाँ से अब इसके बाद तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। हम ऐसे डिफाइन करते हैं, असल में पोटेंशियल एनर्जी बेटा ऐसे डिफाइन होती है। इतनी ठीक है बेटा बात? अच्छा हाँ, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो डेल्टा यू को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप बता नहीं पाओगे ना। तो इसको बेटा आप मेन इक्वेशन मानो। इसके बाद क्या करते हैं, अगर हम स्मॉल वर्क डन करें बेटा, तो ये भी क्या आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन स्मॉल चेंज इन। अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज आएगी धीरे धीरे। वर्क डन क्या होता है बेटा, स्मॉल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको क्या करो बेटा, इस डिस्प्लेसमेंट को बेटा नीचे ले आओ, तो डी यू बाय डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ। तो बेटा आप ध्यान से एक चीज़ नोट करो कि अब डिस्प्लेसमेंट बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर चीज़ है, फोर्स भी एक
वेक्टर चीज़ है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्स एक्सिस में हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है। वेक्टर है बेटा, उसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ तो फिर बेटा ये आता है, आप डेरिवेटिव समझो इसको, होता पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर एक्स एक्सिस में बात करोगे तो डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप बेटा वाई एक्सिस में बात करोगे तो डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आप जेड एक्सिस की बात करोगे डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। ऐसा केस ऑलरेडी कहीं करके आ चुके हैं। एफ इक्वल टू एम एम किया था बेटा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, याद हो ना, कुछ ऐसा है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ जी बेटा, हो गया। ये 1 मिनट, हाँ यहाँ पर नेगेटिव साइन कर लेना, चलो नेगेटिव साइन कर लेना, प्लस का आ जाएगा आंसर। अब देखो ध्यान से कैसे किया होगा आपने, पोटेंशियल एनर्जी दे दी बेटा 1.2 जूल मीटर -4, यूनिट लिखी हुई साथ में। हाँ ये जूल है, कोई भी कांस्टेंट है बैलेंस करने के लिए यूनिट, लेकिन अभी बताता हूँ यूनिट क्यों लिखी है। आप दिक्कत मत बनाया करो बेटा। कितनी वैल्यू बेटा, 1.2 जूल। अब साथ में x की पावर 4 है ना बेटा, अब इसकी यूनिट क्या है, मीटर की पावर -4, साथ में क्या है, ये x क्या है, लेंथ, इसकी +4 आ जाएगी, उसकी -4 कैंसिल होकर यूनिट क्या बचेगी, जूल ही तो बचेगी। वो बैलेंस करने के लिए लिखता है बेटा। कैसे क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या आएगी, जूल। अब जूल बनानी है तो x क्या है, लेंथ तो है, x यानी कि लेंथ की पावर 4 आ गई, मीटर की पावर 4 आ गई, और ये मीटर की पावर -4 है, तो वो खत्म हो जाएगी ना, तो जूल ही बचेगी, इसलिए लिखा होगा बेटा, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा ध्यान मत दो आप, इसको आंसर बचेगा जूल। अब क्या करना है बेटा, आपने फोर्स निकालनी है, फोर्स बेटा ये वाला फोर्स, तो फोर्स कितनी आ जाएगी, माइनस इसका डेरिवेटिव बेटा, माइनस ये क्या आ जाएगा बेटा 1.2, ऐसा कैसा, इसका आ जाएगा 4x की पावर 3 आ जाएगी। डेरिवेटिव में गलती तो नहीं कर दी, तो -1.2 इंटू 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या बेटा, -0.8 का। अब क्या करना है, ये बन जाएगा 4.8, अच्छा 8 की बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो, अच्छा माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही आता है, नेगेटिव का क्यूब करोगे नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव बेटा बाहर आकर पॉजिटिव हो गया। आप इसका बेटा क्यूब करो, आंसर कितना आ जाएगा, इसका क्या 0.5 है ना, ये है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे आंसर ये आएगा, चेक कर लेना बेटा। नेक्स्ट बेटा आता है टाइप ऑफ या पोटेंशियल एनर्जी की, आप कौन कौन से आपके टाइप हैं यहाँ पर, ठीक है ना। न्यूटन ही आएगी बेटा फोर्स। अब ध्यान से देखो बेटा क्या आएगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे हिसाब से 3 टाइप की मैंने बताई हुई थी। तो बेटा पहला टाइप कौन सा आ जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
और दूसरे नंबर पर बेटा कौन सा आ जाता है? शाबाश। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की नहीं होती। कितनी बार कहना पड़ेगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, मतलब नहीं होती। तीसरा बेटा क्या आएगा आपका? इलास्टिक का। देखो ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगी 12th क्लास में, सेकंड चैप्टर है, वहां पर दिल खुश होकर करना, ठीक है ना। फिलहाल इसकी टेंशन लेने की जरूरत है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा अब आएगी और फिर बेटा 8th चैप्टर में फिर आएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसकी वजह से होती है? ड्यू टू पोजीशन, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। बेटा अगर किसी हाइट पर किसी जो खड़ा कर दोगे तो उसके पास एनर्जी है ना, ये कैसे पता चलेगा? मान लो किसी ने ना 50 किलो का एक लोहे का पीस आपके सिर के ऊपर होल्ड किया हुआ है, तो आपके दिल में पता है कि उसको उसे छोड़ दिया तो बेटा क्या बनेगा? क्योंकि उसके पास एनर्जी है, ठीक है ना। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है। तो फॉर्मूला देखेंगे बेटा क्या आएगा। तो बेटा ये देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ये 12th क्लास का काम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, बेटा लिख लो, आगे स्प्रिंग पढ़ेंगे। स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा उसको बोलते हैं इलास्टिक। अब स्प्रिंग को बेटा यहाँ तो हम स्ट्रेच कर सकते हैं या कॉम्प्रेस कर सकते हैं, डिफॉर्म्ड शेप। तो क्या है बेटा, किसकी वजह से है? ड्यू टू डिफॉर्म्ड शेप। शेप डिफॉर्म हुई है, मतलब यहाँ तो बेटा उसको खींचा गया है, यहाँ उसको कंप्रेस किया गया था। वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी के बेटा यूज कभी देखा? पोटेंशियल एनर्जी का यूज किसमें? बैलून में। अच्छे वाला यूज बेटा आप डैम में करते हो ना, पानी को स्टोर कर लेते हो किसी हाइट पर। जब किसी हाइट पर स्टोर करते हो तो उसके पास तब पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप वहाँ से उसको छोड़ते हो नीचे तो बेटा बड़े बड़े, ठीक है ना, जनरेटर टाइप के होते हैं, बस उसकी टरबाइन को घुमाने के लिए यूज़ किए। 12th क्लास में देखेंगे एसी जनरेटर। जनरेटर का सारा सिस्टम वहाँ पढ़ लेंगे। बात कहाँ अटक जाएगी? उसको घुमाना है। अब जनरेटर जो होता है, जैसे आपके घरों में भी होता होगा, शायद आपने देखा होगा, उसके अंदर एक कोयल बनी होती है बेटा, वो घूमती है मैग्नेटिक फील्ड में, तब करंट बनता है। उसको घुमाना पर्पज है, चाहे जैसे मर्जी घुमा लो। एक तरीका है कि इंजन रख देते हैं साथ में, बेल्ट लगाकर, उसमें तेल डालो, उसको घुमा दो और वो उसको बाय फ्रिक्शन उसकी पुली पर वो उसको घुमा देगा। एक तरीका ये है। एक है कि जैसे आपका ये विंड मिल होती है ना, विंड मिल, वो हवा में से वो घूमती हैं, उसकी वजह से बेटा वो घूम जाता है। एक वाटर की वजह से घुमा लेते हैं। मतलब मेन पर्पज है उसको घुमाना। घुमाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये यूज़ है, ठीक है ना, टू रोटेट द टरबाइन। और बेटा आपको ये भी पता है, जैसे एक लोडेड गन है, उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो यहाँ स्ट्रेच हुआ होगा या कंप्रेस्ड हुआ होगा, केस अलग अलग हो सकते हैं। अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब जैसे ही आप उसको दबाते हो और वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो उस बुलेट को मिलती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो बाहर, ठीक है ना। ये हल्के फुल्के उसके यूज हैं। अब मेन फॉर्मूला करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहला है बेटा, इसके लिए फॉर्मूला करते हैं।
ये करते हैं बेटा। मान लो बेटा ये अर्थ का सरफेस है आपका, अब आपने एक यहाँ से ब्लॉक पकड़ा, 3 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो का क्या है, आप इस वेट को, इसका वेट कितना मान लो m, मास m है, तो बेटा इसको आप कहाँ ले गए, यहाँ पर। हाइट कितनी है बेटा इसकी मान लो h। वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमें पता, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस केस में कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने बेटा वर्क कितना किया, वर्क डन कितना किया बेटा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस। क्या फोर्स, ग्रेविटी फोर्स बेटा किधर लगती है, mg। मतलब इसके ऊपर फोर्स किधर लग रही होगी बेटा, नीचे। ये कैसे मूव हुआ, ऊपर, मूव ऊपर हुआ ना बेटा, कोई आदमी ले जा रहा होगा मान लो, तो इसने इसको यहाँ मूव कर ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है। तो ग्रेविटी लग रही है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रही है बेटा ऊपर। तो फोर्स बेटा कितनी है mg, डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा h, और कोस बेटा 180 होता है -1। आंसर क्या आया बेटा, -mgh। हाँ जी, हाँ अब देखते हैं ना, ये हमने तो पोटेंशियल एनर्जी निकाली है ना बेटा, इसको 1 मान लो, इसको WC की वैल्यू बेटा इसमें डाल दो, WC की वैल्यू इसमें डाल दो, तो क्या आएगा, देखो WC की वैल्यू डालिए, माइनस पहले था, WC की वैल्यू कितनी आई, -mgh, माइनस बेटा प्लस हो गया mgh। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें असल में ये मिलता है, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए हम अर्थ के सरफेस पर क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0। ये दिल की तसल्ली के लिए, मतलब ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो अब आपका देखो बेटा, हम यू आई को क्या मान लेते हैं, अजम्पशन है, ये होती नहीं है, मैंने बताया था। नीचे सोचो कि बेसमेंट है, आपने ऊपर कुछ रखा हुआ है, उसके गिरने के चांस है ना नीचे, तो है बेटा, ये हम अजम्पशन है हमारा बेटा। इसमें डालना mgh, मतलब इस पॉइंट पर F लिख लो, या इसको P लिख लो, इसको क्या लिख लो बेटा, O लिख लो, मान लो O, चाहे ऐसे मान लो P माइनस O, तो ये 0 है बेटा। तो P पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी आ जाती है, mgh, ठीक है जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास। अब छोटी सी बात है, कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट। कैसे, मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं क्या सिस्टम है क्या नहीं, इसको मिटा देते हैं बेटा। ये फॉर्मूला याद आ गया, किया होगा पहले भी, mgh। कहीं डाउट है बेटा, बता दो कोई है तो, क्या पता आपके चक्कर में किसी और का क्लियर हो जाए। कई बार डाउट होता है किसी और का भी, उसके मन में नहीं आता कि डाउट है, बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेटा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होती है बेटा। अब हमने शो करना है कि इनका सम क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। सबसे पहला काम, एक छोटा सा अजम्पशन है, हम ये मानते हैं कि इस केस में हमारे में कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, विस्कस फोर्स नहीं है, हम ये मान लेते हैं। तो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बनेंगी बेटा? वर्क एनर्जी वो क्या होती थी बेटा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, के फाइनल माइनस के। अब बताओ मुझे, यहां पर ऑल फोर्सेस आती थी, मैंने स्पेशली मेंशन किया था बेटा, चाहे कंजर्वेटिव है चाहे नॉन कंजर्वेटिव, सारी आती हैं। फिलहाल मैंने क्या मान लिया कि यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं, तो फिर बेटा यहाँ पर बचेगी कौन सी? सारी कंजर्वेटिव बचेंगे। तो मतलब यहाँ पर ओ लिखने की बजाय मैं क्या लिख देता हूँ? सी, कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा ये पहली बात। अच्छा ये भी तो होता था ना एक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आज ही पढ़ाया बेटा, कल भी पढ़ाया था। इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, माइनस डब्ल्यू सी इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो बेटा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज यही होता है बेटा। बेटा इसको 2 मान लो, क्या 1 और 2 को ऐड कर सकते हो? सिंपल सा मैथ है बेटा, फर्स्ट और सेकंड का ऐड करोगे बेटा, इधर क्या बन जाएगा? डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू सी इक्वल टू के एफ माइनस के आई प्लस यू एफ माइनस, क्या इधर बेटा 0 हुई, इधर क्या बचेगा? के एफ प्लस प्लस इकट्ठे कर लो बेटा, माइनस के आई माइनस, बेटा इस आई आई वालों को ना इधर ले आओ, इस साइड, तो क्या बनेगा? के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस। इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? इनिशियल का सम इक्वल टू फाइनल का सम, तो कांस्टेंट रहा ना। अगर इनिशियल का सम बेटा 20 आ गया तो फाइनल का सम भी क्या आएगा? 20। तो सम बेटा कांस्टेंट रहा। आई समझ बेटा? देखो कहते हैं इनिशियल का सम इक्वल टू फाइनल का सम, पहले जितनी थी ऐड करके लास्ट में भी उतनी ही, तो कांस्टेंट रही ना बेटा। तो यानी कि बेटा ये लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कहते हैं। ये कब वैलिड है? ये तभी वैलिड है बेटा अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गई तो बेटा ये रिलेशन वैलिड है, ठीक है ना। लिख सकते हो ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। असल ज़िंदगी में बेटा फ्रिक्शन नाम की चीज़ होती है जो हमेशा रहती है। ये
बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम थी हमारे पास, हमने की हुई थी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल फोर्सेस में बेटा मैंने कहा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो है ही नहीं, तो कौन सी बची? कंजर्वेटिव। तो मैंने ऑल की जगह सी लिख दिया। ठीक है इतना। अभी ना इसका थोड़ा सा इसको फील भी कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो चलो कल कर लेंगे इसको फील। यहाँ तक ठीक है आज। ये रिलेशन याद रखना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे देते हैं, ट्राई करके आना बेटा, आ जाना। एक रस्सी है बेटा, उससे एक बॉल लटकी हुई है। इसकी लेंथ है बेटा 0.5 मीटर बेटा। तो बेटा ये ना इसको यहां पर लटकाया गया है, मतलब यहां पर रखा गया होल्ड करके, इसको यहां से फ्री कर दिया। ऐसे पकड़ा हुआ था बेटा, क्या कर दिया एकदम से फ्री कर दिया। तो यहां पर आएगी ऐसे, जब यहां से बेटा यहां पर आएगी ना, तो इस पॉइंट पर इसकी क्या निकालनी है? वेलोसिटी। क्या निकालनी है? तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए? फाइंड वेलोसिटी एट, मतलब इसको बी पॉइंट मान लो बेटा, इसको ए मान लो। फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी पर वेलोसिटी निकालनी है, बस यही डाटा दिए। ये ट्राई करके देखना, नहीं तो बेटा कल करेंगे, ठीक है जी। हाँ, आज जो करवा दिया बेटा इसी के ऊपर आराम से हो सकता है अगर सोच थोड़ा सा, ठीक है। ओके जी।